हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर ऑन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो अब तक हम करते आए हैं हमारे यूएन की जितने भी ब्रांचेस है, जैसे कि ILO, व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड 1919, यूनेस्को एस्टैब्लिश्ड इन 1945, वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1944, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1948, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1946, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है और हर ऑर्गन की जो एम है वो भी आप याद रखना। और हम पिछले वीडियो में एर्गोमनिस ऑब्लिगेशन तक कर चुके हैं। यहाँ पे हम करने वाले हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से। तो आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ ICJ, इट स्टेट्स दैट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इज़ बाइंडिंग ऑन नेशन स्टेट्स। बट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को हम सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। क्यों? Because of two reasons. First of all, it's not clear when a particular state practice becomes legally binding. कब एक कस्टम लीगली बाइंडिंग हो जाते हैं ये बोलना मुश्किल है। मतलब ये तो टाइम इमेमोरियल से चलते आए हैं कस्टम्स जो है, जो हमारे प्रैक्टिसेस है बोथ इंटरनेशनली एंड नेशनली। कैन वी रियली से व्हेन अ कस्टम हैड एक्चुअली बीन स्टार्टेड? वी ऑलवेज हैव बीन फॉलोइंग देम. And also it's unclear how one can identify a particular rule and prove its existence. यहाँ पे कहना मुश्किल है कि कब हम एक प्रैक्टिस को कस्टम कह सकते हैं और उसे लीगल सैंक्शन दे सकते हैं। ये दो आपको लिखना है आपके एग्जाम में इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स। देन वी कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है? दीज आर द रूल्स दैट गवर्न्स द कंडक्ट बिटवीन नेशन स्टेट्स, एंड म्यूनिसिपल लॉ रेफर्स टू दोज रूल्स दैट आर मेड विद इन द कंट्रीज। जैसे कि हमारे जो लोकसभा है, राज्यसभा है, या फिर जो विधान परिषद, विधानसभा है एट द स्टेट लेवल, ये सब जो लॉज को बनाते हैं वो हमारे लिए म्यूनिसिपल लॉ है। अब ये दोनों चीज़ें जो डिफरेंट है, क्या वो कभी ओवरलैप करते हैं? एक्चुअल प्रैक्टिस में जी हाँ वो करते हैं ओवरलैप। इसीलिए काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज भी अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्ट्रडिक्शन। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है। पहले बात ये है कि म्यूनिसिपल लॉ कैन नॉट सर्व एज अ डिफेंस टू अ ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हम ये नहीं कह सकते कि सिंस हमारे यहाँ के डोमेस्टिक लॉ ये कहते इसीलिए वी कुडंट अबाइड बाय द इंटरनेशनल लॉ। जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद वी कैनॉट से दैट आवर कॉन्सेंट टू अ ट्रीटी इन द इंटरनेशनल फोरम हैज़ बीन इनवैलिडेटेड बाय अ वे ऑफ चेंज ऑफ आवर म्यूनिसिपल लॉ। हमारे डोमेस्टिक लॉ की चेंज की वजह से हमारे जो कॉन्सेंट है जो कि हमने एक ट्रीटी में दिया है किसी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन को, ये मतलब चेंज नहीं हो जाते। हमें उसी के अकॉर्डेंस में हमारे डोमेस्टिक लॉ को बनाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट ये है कि लैक ऑफ डोमेस्टिक लेजिस्लेशन कैन नॉट बी ब्रॉट अप टू ब्रीच ऑफ एन इंटरनेशनल वन। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ इनफ लॉज नहीं है, ऐसे वही टॉपिक में हमारे यहाँ कोई लॉ नहीं है इसीलिए वी कैन नॉट फुलफिल आवर ऑब्लिगेशन विच वी हैव प्रॉमिस टू डू इन द इंटरनेशनल ट्रीटी। सो ये जो 3 पॉइंट है ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे UK, USA, इंडिया, यहाँ पे ये जो सारे कंट्रीज़ है यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इसके बारे में ये सेक्शन में डिटेल्स में लिखा गया है। बस इतना ही है। देखिए हमने बहुत ही प्रिसाइजली आपके लिए कीवर्ड्स को लिख दिया है, इसीलिए यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। UK, यूनाइटेड किंगडम में क्या है? They have a doctrine of transformation, which means that before any international agreement is considered applicable, domestically it has to be passed. It's important to pass a law with concurrent provisions as it is mentioned in the international obligation. ठीक है, ये रूल UK में है। USA में क्या है? USA में कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को फेडरल लॉ माना जाता है, और अगर फेडरल कोर्ट्स, उनके कंट्री में जो कोर्ट्स है, अगर वो कहते हैं कि वो बाइंडिंग है तो वो बाइंडिंग है। बट वहाँ पे एक और प्रिंसिपल है कि जो उनकी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन से देश के अंदर, USA के अंदर जो भी लॉज पास होते हैं दैट विल बी गिवन सुप्रीमेसी। वो इनवैलिडेटेड नहीं हो सकते बाय एन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, दैट्स गिवन सुप्रीमेसी। एंड US सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि देयर शुड बी रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशंस टू बी गिवन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, बट वी नो दैट they give more importance to their domestic law and it depends upon the forum। कौन सी फोरम में एक केस है वो मैटर करते हैं। अगर वो एक इंटरनेशनल फोरम है then they will give preference to treaty law,
और अदर इंटरनेशनल सोर्सेस। और अगर डोमेस्टिक फोरम है, अगर देश के अंदर की कोई कोर्ट है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, तो वो ज़्यादा फेवर करेंगे डोमेस्टिक लॉज को। अब इंडिया में कैसे ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको 2 आर्टिकल्स याद रखना है और ये जो 4 केसेस है ये याद रखना है। आर्टिकल 51 जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है विच गवर्न्स द स्टेट वाइल मेकिंग पॉलिसीज। नाउ आर्टिकल 51 स्टेट्स स्टेट शैल एंडीवर टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन। जो भी हमारे इंटरनेशनल लॉ है, जो भी ऑब्लिगेशंस है, उससे हमारे स्टेट को रिस्पेक्ट करना है। दैट्स द कंटेंट ऑफ आर्टिकल 51। एंड आर्टिकल 253, ये आर्टिकल हम लोग भूल जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो आर्टिकल 253 क्या कहते हैं? द पार्लियामेंट एंड यूनियन ऑफ इंडिया कैन इम्प्लीमेंट ट्रीटीज़, इट कैन इंटरफेयर इन द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव पावर टू ट्रीटीज़। मतलब इतना ज़्यादा पावर दिया गया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट की पावर्स को भी ले सकते हैं। इट कैन इन्फ्रिंज अपॉन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू गिव इफेक्ट टू अ इंटरनेशनल ट्रीटी। बट इंडिया में भी, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है बट ये हम कह दे रहे हैं कि इन इंडिया टू इंटरनेशनल लॉ कैनॉट रियली ओवरराइड डोमेस्टिक लॉज ऑन इट्स ओन। देयर would be disputes, they will take the case to the Supreme Court और to other higher courts। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 केसेस हैं। पहले तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस तो आप काफ़ी बार सुन चुके हैं इसके बारे में। इट वॉज फॉट इन 1973 बिटवीन केशवानंद भारती एंड केरला। इट वॉज इन द सुप्रीम कोर्ट दैट दिस केस वॉज फॉट। यहाँ पे क्या कहा कोर्ट ने कि कोर्ट्स मस्ट इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन लाइट ऑफ द यूएन चार्टर। सो यूएन चार्टर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया इस केस में। फिर हम आते हैं मगन भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ये जो 2 केसेस है इसके बाद मगन भाई पटेल और शीला बरसे, ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ अ ट्रीटी रिस्ट्रिक्ट्स राइट्स ऑफ द सिटीजन, द स्टेट वुड रिक्वायर टू हैव अ लेजिस्लेटिव मेजर। मतलब अगर एक इंटरनेशनल ट्रीटी हमारे सिटीजन्स की राइट्स को ले रहे हैं, तब हमें भी एक ऐसे डोमेस्टिक लेजिस्लेशन पास करना है जिससे कि द इंटरनेशनल ट्रीटी बिकम्स एप्लीकेबल इन द कंट्री। एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, आपका ऐसे एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदल के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यहाँ पे सी टर्टल्स की एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई और एनिमल दे देंगे, कोई एक्जॉटिक स्पीसी दे देंगे। तो इफ़ इंडिया इज़ अ पार्टी टू अ ट्रीटी विच सीक्स टू प्रोहिबिट द किलिंग ऑफ सी टर्टल्स, देन इंडिया हैज़ टू रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ certain fishermen to trade in the particular commodity, in the particular species of sea turtle। एक ऐसे लॉ पास करना है इंडिया की पार्लियामेंट को कि दैट शुड बी इन लाइन विद द इंटरनेशनल ट्रीटी, अदरवाइज द इंटरनेशनल ट्रीटी कैनॉट बी डायरेक्टली अप्लीकेबल। शीला बरसे वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ चिल्ड्रंस एज सोसाइटी, ये एक और केस है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्टरी लॉ नहीं था, इसीलिए जो इंटरनेशनल ट्रीटी था इट वॉज अप्लाइड डायरेक्टली। इंडिया रेटिफाइड अ कन्वेंशन अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन and this placed an obligation on the state government to implement the principles. There was no contradictory law and as I said it was directly applied। यहाँ पे जो मगन भाई पटेल का केस है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्टरी लॉ था, मतलब कुछ भी नहीं था इसके पहले। जो फिशरमैन हैं वो ईजिली ट्रेड कर सकते थे सी टर्टल पे, बट सिंस इंडिया कन्वेंड द कन्वेंशन अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ द किलिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज, इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट को एक नया लॉ पास करना पड़ा जो कि फिशरमैन की राइट को रिस्ट्रिक्ट करेगा। बट शीला बरसे के केस में कोई ऐसे राइट नहीं था, ट्रीटी वॉज डायरेक्टली अप्लाइड। फिर हम आते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, जो कि लास्ट ईयर आपके फैमिली जस्टिस सिस्टम में था। प्रोविजंस ऑफ सिराओ और कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इस कन्वेंशन की जो भी प्रोविजंस था, इट वॉज ऑल्सो अ कन्वेंशन विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1973। It was used directly to create legally binding obligation regarding sexual harassment of women in workplace। ठीक है, फिर हम आते हैं इस चैप्टर की लास्ट पोर्शन में, कोर्ट, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन। ये सारे तरीक़ों से हम अपने डिस्प्यूट्स को सुलझाते हैं इन आवर कंट्री। बट जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनली कैसे डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाते हैं, देन देर आर सम स्कोप्स ऑफ कन्फ्यूजन। तो हम कह सकते हैं कि मेनली हमारे पास 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंटरनेशनली डिस्प्यूट्स को सुलझाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। सो पहले हम करते हैं ICJ। इट्स द मेन जुडिशियल ब्रांच ऑफ UN। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1946 में। एंड इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन हेग, नीदरलैंड्स। आप लिखना हेग, नीदरलैंड्स। ऑलराइट, all members of UN are ipso facto members of UN. I've already explained you what's the meaning of ipso facto. Write down in the comments. अब देखिए, अंडर आर्टिकल 93 नॉन मेंबर्स टू कैन ऑल्सो बी मेंबर्स ऑफ ICJ। ICJ के पास 3 ऐसे जुरिस्डिक्शंस है: वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन, कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन में वो क्या करते हैं द कोर्ट डिस्प्यूट्स केसेस वेयर पार्टीज अग्री टू अपीयर बिफोर इट ऑन देयर ओन बिहेस्ट। मतलब वो अपने आप से उनके सामने जाके अपने डिस्प्यूट को लेके मौजूद रहते हैं। तो दैट्स द वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन। दे अग्री टू बी बाउंड बाय द डिसीजंस ऑफ ICJ। फिर एक तरीके की जुरिस्डिक्शन है कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन। इन सर्टेन केसेस इट्स कंपल्सरी टू appear in the court. It's compulsory for the parties to appear in the court. तो ये है compulsory jurisdiction। यहाँ पे उनकी मतलब उन्हें आना ही पड़ेगा। They have to come. It's mandatory for them to come. That's the compulsory jurisdiction. Last but not the least, ICJ also has an advisory jurisdiction. Articles है 65 to 68 of ICJ. 65 to 68. ठीक है। Under this, the court may also give advisory opinion to member states, but they are not binding. Member states उसे follow ना भी कर सकते। They are merely referrals. Like may take the advice, they may not take the advice. It's on the states to do whatever they want. So ICJ हम कह सकते हैं is a primary source of dispute resolution in the international forum. फिर हम आते हैं आपके इस क्लास 12 लीगल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक की जो इंटायर सिलेबस है उसकी लास्ट सेक्शन पे ICC, International Criminal Court. It's a tribunal set up by the Rome Statute in 2002. The purpose of ICC is to prosecute criminals for 4 major crimes. ये 4 crimes क्या है? Crimes against humanity, crimes of genocide, war crimes, crime of aggression. यही 4 exact words आपको लिखना है एग्जाम में। और ICC की ऐसे कोई अथॉरिटी नहीं है। ओनली इफ कंट्रीज एक्सेप्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ ICC देन ओनली दे आर एप्लीकेबल। 2 तरीके से केसेस कैन बी रेफर्ड टू द ICC, either by the either if the court gets the recommendation from the ICJ, या तो the case will be referred to the ICC by the country and the ICJ। मतलब ICC को जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो कि ये है वो रेफर करेगा एक केस, या फिर जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ है वो रेफ़र करेगा। और इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड थ्रू द प्रोसिक्यूटर ऑफ ICC। प्रोसिक्यूटर मतलब एक ऐसे लॉयर जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो वायलेंस किए है उनके अगेंस्ट जो बात कर रहे हैं, जो कि विक्टिम के साइड में है, वो है प्रोसिक्यूटर। ए प्रोसिक्यूटर और लॉयर ऑफ ICC विल रेफर द केस टू द कोर्ट। बस यही है। और भी एक पार्ट है आपके टेक्स्ट बुक में जो कि अदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और कुछ ऐसे पढ़ाने लायक है भी नहीं, पर आप सिर्फ एक बार उसे पढ़ लीजिए कि जो हमारे गट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, इट प्रोवाइड्स फॉर अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल विद इन इट्स ओन प्रोविजंस, and the United Nations have its own forum to deal with issues like investment disputes or contractual disputes in association with World Bank. These are some scopes of dispute resolution mechanisms. तो हमारे जो क्लास 12 की लीगल स्टडीज़ का सफ़र है वो यहाँ पे आके ख़त्म होते हैं। अगर आपने इस साल या फिर इसके पहले जो साल था क्लास 11 में कुछ भी मेरे चैनल से आपको कुछ भी मदद मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। यू कैन राइट अ गुड कमेंट ऑब्वियसली, एंड आई hope that all of you have a very good future. Thank you so much for seeing my video, for being in touch with me for these 2 years, and I hope I can also help you in the future in some way. I will be very happy to do so. Thank you.